अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, बजा लाता हूँ। आज के इस दौर में जबकि पूरे मुल्क में फिस्ताई कुव्वतें सर चढ़कर बोल रही हैं, उनके सामने जमहूरियत, दस्तूर, मुल्क, अवाम, हक और इंसाफ, अमन और शांति, सौहार्दता, ये उनके एजेंडे में नहीं है। मुल्क को अपने तौर पर चलाना चाहते हैं। ऐसे वक्त में आंध्र प्रदेश से कर्नाटक वालों को, जो अभी हम असेंबली इंतखाबात से होकर आए हैं, वह हमने जो तजुर्बा किया और बहुत कामयाब तजुर्बा, उसके लिए मैं समझता हूं कि पूरे मुल्क में ये पहली रियासत है जहां कर्नाटक में जिन लोगों ने भी यद्यव कर्नाटका, जागो कर्नाटका के नाम पर जो काम शुरू किया था, उसको दूबदू सुनने के लिए, रूबरू सुनने के लिए आप लोगों ने हमें मदद किया। इस पर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं कुछ बातें जो तजुर्बा हमने कर्नाटक में किया है आपके सामने शेयर करता हूं। एक तो ये कि कर्नाटक की जो सरजमीन है ना, वो बहुत ही एक खुशहाल रियासत है और जमीन बहुत जरखेज है। लोगों के अंदर तालीम का शौक और शौक, तालीमी इदारे खुद गवर्नमेंट भी कायम करती है और अलग प्राइवेट जो होते हैं वो भी कायम करते हैं। हम कह सकते हैं कि घर घर एक तालीम का माहौल है। आला तालीम याफ्ता लोगों की एक बड़ी तादाद है। इसके साथ एक अहम बात है जो भी होगी, वो ये है कि लोगों का ताल्लुक मज़ाहिब से है, डायरेक्ट कनेक्ट है। अलग अलग मजहब हैं, बड़े 16 मज़ाहिब वहां पे हैं और लोगों की दिलचस्पी ज्यादातर मज़ाहिब से है। फिरकावाना हमआंगी और भाईचारा की एक मिसाल है। लेकिन जमाना जैसे बदलते गया, फिरका परस्त जिनको हम कहते हैं ना, कोमुवादी, इन्होंने अपने काम का आगाज कर्नाटक में बहुत मजबूती के साथ जो शुरू किया था वो 1980 के बाद। 80 से पहले हालात थोड़ा साजगार थे। 80 के बाद और बहुत ज्यादा फिरस्ताई कुव्वतों को सपोर्ट जो मिला वो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद। मजहबी ग्रुप भी, आला तालीम याफ्ता लोग भी उनका साथ देने, साथ रहने, सपोर्ट करने की बातें करते थे। लेकिन हमें मालूम है कि जो लोगों का जहन बदलता गया, वहां बीजेपी को जिन लोगों ने पाला पोसा परवरिश की, उसके लिए ग़िज़ा फराहम करते रहे, 2007 के बाद इक़्तिदार में उन्हें आने का मौका मिला, किसी के सपोर्ट के साथ, अपने बल पर नहीं बल्कि दूसरों के सपोर्ट के साथ में। कर्नाटक के लोग यूं तो अगर अंदर का जायजा लेते हैं तो फिरका परस्त नहीं है। इक़्तिदार लोगों को कभी इधर उधर कर देता है। हुकूमत जो होती है ना, बागडोर संभालना, इधर उधर हो जाते हैं। 2014 के बाद काफी तब्दीलियां आई मुल्क में, अपनी रियासत में भी आई और लोगों ने काफी बड़े पैमाने पर फिरका परस्ती को आम करने की कोशिश वो करते रहे। हम कह सकते हैं कि इस जमीन की खासियत ये है, जो उस पर मेहनत करते हैं
उसे वो फल देती है। और जाहिर बात है कि फल दरख्त पर ही उगते हैं। और ये फिरका परस्ती के फल या फिस्ताई कुव्वतों के जो फल होते हैं ना, फले ज़क्कुम भी कह सकते हैं आप इसे, कांटेदार खारदार फल, जिससे आदमी सैर नहीं होता, जिससे आदमी को कोई तवाना नहीं बनाता, बल्कि उल्टा बीमार कर देता है। अगर हम इस्लामी तालीम के उसूल से बात करें तो ये जहन्नमियों के लिए दिया जाने वाला फल। हम कह सकते हैं कि फिरका परस्ती को मुआदी जो कम्युनल जो होते हैं, उसका जो फल होगा वो जाहिर बात है कि वो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने अपनी जमीन को जरखेज, कर्नाटक की जमीन को अपने लिए जरखेज बनाने की कोशिश वो करते रहे, लेकिन हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद जिस तरह के हालात बदलते गए, अंदाजा ये होता चला गया कि अब धीरे धीरे कर्नाटक भी फिरका परस्ती के चुंगल में, उसके शिकंजे में आ जाएगा, ऐसा माहौल बना। और आपको मालूम है कि लोग दो तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। एक तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, इंतखाबी सियासत है, और एक सियासत है। इन दोनों में लोग अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए हर पार्टी कोशिश करती है। कर्नाटक में ऐसा हुआ। मैं आपके सामने इसका तस्करा करूं कि पिछला जो इलेक्शन हुआ था 2018 में, उस मौके पर गो के बीजेपी को हुकूमत करने के लिए जितना नंबर चाहिए वो नंबर नहीं मिला। 104 हल्कों पर कामयाबी हासिल करने के बाद दल बदली से उसने अपनी हुकूमत बना ली। और मैं आपके सामने इसका तस्करा करूं कि हुकूमत जब उनके हाथ में मिली, वो बेहतर कारकर्दगी बता सकते थे, बेहतर कारकर्दगी। लेकिन ये 4 साल की उनकी कारकर्दगी का जायजा अगर हम लेते हैं एक तरह से, 10 ऐसे बड़े उनकी डिसीजंस हुए उनके कैबिनेट में, उन्होंने जो बड़े फैसले किए वो पूरे के पूरे अवामी मुखालिफ थे। अब मैं रुककर ये आपसे बात कहूंगा कि ये आपके लिए हो सकती है, वो ये है, हुकूमत के फैसलों पर अगर अवाम निगाह नहीं रखती है या यूं ही गुजर जाती है, उसे समझते कि हुकूमत का कोई फैसला है, तो फिर नुकसान होगा। हुकूमत के फैसलों पर अगर पब्लिक निगाह रखती है या सिविल सोसाइटी निगाह रखते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस निगाह रखते हैं उस पर, तो फिर बदलाव लाने में कामयाबी मिल सकती है। कर्नाटक के अंदर एक बड़ा काम जो हुआ है वो ये हुआ कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजंस लिए अपनी कैबिनेट में, उस पर निगाह रही। जैसे मैंने कहा कि 10 ऐसे उसने फैसले लिए जब अवाम के हित में नहीं थे, अवाम के फेवर नहीं थे, उससे अवाम को कोई फायदा नहीं था, बल्कि अवाम के लिए नुकसानदायक था। मैं एक 2-3 आपको बताता हूं। गांव कशी पर उन्होंने फैसला लिया कि यहां गांव कशी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए, लेकिन किया क्या तुमने? नहीं होना चाहिए कहकर आप पूरी हुकूमत को, सियासत को, अवाम को किसी ऐसे लोगों के हवाले कर दे जो कानून को अपने हाथ में लेते हो, फिर अवाम उसके मुखालिफ बन जाएगी। जाहिर बात है कि जब आप कहते हैं कि गांवकशी नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसके लिए मुतबादिल क्या इंतजाम किया आपने? किसान हैं बड़ी तादाद में, वो पालते हैं, परवरिश करते हैं। एक गाय 20 साल जीती है, 12 साल तक दूध देती है, 8 साल तक यूं ही जिंदा रहती है। अब एक किसान आदमी क्यों खिलाएगा उसे? क्या मुतबादिल तुमने इंतजाम किया? गौशाला कर्नाटक की अगर बात करें, कर्नाटक के अंदर 26,000 विलेजेस है, 26,000। अब 26,000 गौशाला कायम करना चाहिए आपको, ताकि जो गाय या बैल जो काम के नहीं है, सड़क पर यूं घूमते रहेंगे, तो उनको उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इंतजाम आप करना चाहिए। एक अंदाजा यह है कि अगर
26,000 मकामात पर गौशाला कायम करते हैं तो सालाना 2,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। हजार बार कोई गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, नहीं करिए। इसका जो असर पड़ा किसानों पर पड़ा, किसान जो आदमी होता है उस पर यह असर पड़ेगा पूरी तरह से। तो किसान मुकम्मल तौर पर इस कानून के खिलाफ हो गए। कहा कि हमारी आमदनी का जरिया था ये, हम गाय या बैल जब काम के नहीं तो बेच कर दूसरा और लाते हम अपने काम के लिए लेकर आते, लेकिन तुमने ऐसा इंतजाम नहीं किया। तो इस तरह का जो फैसला है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोश्त खाने वालों के लिए है, बल्कि ये हमारे जो किसान हैं, ये हमारे अपने हैं, ये लोग, इनको आप मुसीबत में डाल करके इस तरह का कोई फैसला कर लेते हैं, मुतबादिल कोई नज्म नहीं होता है, तो फिर पूरे किसान उसके मुखालिफ हो गए। इसी तरह से कई और फैसले हैं जो गवर्नमेंट ने लिए और वो पूरे के पूरे अव्वा मुखालिफ बन गए। मैंने सारे जितने फैसले सारे हमारे पास नोट हैं कि उन्होंने किस तरह के फैसले लिए। किसान मुखालिफ बिल थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस लिया 700 से ज्यादा किसानों की जान जाने के बाद। लेकिन हुआ क्या, कर्नाटक की गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया वापस लेने से। ये दो असर जो पड़े किसानों पर बहुत बड़े पैमाने पर, कहा कि ये तो हुकूमत अवाम के मुखालिफ है। एक बात तो ये है, ये नफ्स अगर हम जानते हैं, परखते हैं कि समाज में क्या चल रहा है तो फिर मालूम होगा। हमारी जिम्मेदारी यह है सिविल सोसाइटीज की, ऑर्गेनाइजेशंस की, कि वो अवाम के नफ्स पर हाथ रखने वाले हो, अवाम को देखने वाले हो। हम लोग अवाम से बिल्कुल किनारा कश होकर इलेक्शन के करीब करीब अगर कोई फैसला करते हैं तो फिर लोगों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। आपको मालूम है कि कर्नाटक के अंदर दलित बड़ी तादाद में है। एससी 1 करोड़ 8 लाख है और एसटी 48 लाख है, बड़ी आबादी है। इनके साथ में नारवा सलूक, इनके खवातीन के साथ, इनके बच्चों के साथ नारवा सलूक। कर्नाटक के अंदर मुख्तलिफ अखबार पे सुर्खियां बन जाती इसकी कि कौन से विलेज में किस मुकाम पर दलित के किसी बहन के साथ क्या रवैया हुआ, बच्चों को किस तरह मारा वगैरह इस तरह के। अब जाहिर बात है कि दलितों के अंदर भी एक तरह की अंदर से एक गुस्सा था कि हमारे साथ हुकूमत ठीक नहीं कर रही है। एक और काम जो उसने किया था वो ये, उसने इंटरकास्ट जो लोग होते हैं, कास्ट में और भी अलग अलग ग्रुप जो होते हैं, उनको रिजर्वेशन देने की बात की इलेक्शन से पहले। कहा कि हम आपको रिजर्वेशन देंगे, फिर हम आपको देंगे, फिर हम आपको देंगे। 4 साल का वक्त पूरा गुजरने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। एक तरफ तो ये कम्युनिटी के अंदर ये लावा पक रहा था कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। ये हुकूमत के हमारे साथ में नारवा सलूक होता है, खास करके माइनॉरिटीज के साथ में जो सलूक हो रहा था वो तो वाज़ेह है। जिस तरह के डिसीजंस उन्होंने ली, चर्च पर हमले, दरगाह मसाजिद पर हमले, हलाल कट की बात कह देना, हिजाब की बात कह देना वगैरह वगैरह इस तरह के। एक तरफ तो माइनॉरिटीज भी पूरी तरह से हम देखेंगे कि पूरे कर्नाटक के माइनॉरिटीज एक तरह का उनके अंदर भी गुस्सा है कि वो चाहते थे कि किस तरह से इसका बदला हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं। आप जरा सोचिए कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने ऐसा भी किया कि जितने ओबीसी हैं इनके बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप थी उस दायरे को उन्होंने महदूद कर दिया, तंग कर दिया। जो बच्चे गरीब बच्चे खास करके गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली स्कॉलरशिप से अपने बच्चों को आला तालीम दिला सकते हैं, हासिल करने का मौका उन्हें है, लेकिन गवर्नमेंट ने यह किया कि कुछ ऐसे डिसीजंस उसने लिए कि जिसकी वजह से ओबीसी के खासकर इन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप जो दी जा रही थी वो कम होते चला गया। हमारे ये बच्चे, ये हमारे बच्चे, सब जितने बच्चे सब हमारे बच्चे, हमारे बच्चे दर दर ठोकरें खाते रहे, तड़पते रहे कि हमें स्कॉलरशिप मिल जाती है तो हम आला तालीम की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये देने से इनकार कर दिया, नहीं दिया। एक और बात यह कि अब देखते हैं कि ऐसे माहौल पर कर्नाटक में क्रिएट हुआ, माहौल बन चुका था। जैसे मैंने कहा कि सिविल सोसाइटी हालात पर निगाह रखने की बात होती है, खास करके नफ्स को पहचान लेना, लावा जो पक रहा है अंदर से मारना, देखना कि क्या चल रहा है। कर्नाटक के अंदर जो सिविल सोसाइटीज हैं उन्होंने ये देखा कि हालात तो इस तरह से बन चुके हैं और इसे बदलने सदलने का काम हम कुछ करना चाहिए, मिलकर कुछ करने की जरूरत है।
आप जरा देखिए कि चंद लोग, इब्तदा में चंद लोग थे, अलग अलग तंजीमों से इनकी वाबस्तगी है। उन्होंने सोचा कि आइंदा आने वाले इलेक्शन के अंदर अगर हम इलेक्शन के लिए कुछ काम नहीं करें, हम लोग जिस तरह के इनके अज़ाइम हैं, इनके हौसले हैं, जैसे फैसले हैं, जो काम ये करना चाहते हैं, इसके लिए अगर हमारे पास कोई मंसूबा ना हो, हम कुछ ना सोचें, कोई काम ना करें, हम हुकूमत को बदलने की अगर ना सोचें, तो फिर ज़ाहिर बात है कि इलेक्शन आएगा, फिर रिजल्ट निकलेगा हमारे सामने और वही बातें आ जाएंगे जो इस वक्त हमारी पूरे ये 4 साल के अरसे में चल रही है। एक और बात मैं कहता हूं, वो ये है कि ये सिविल सोसाइटीज या ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं, हमने ऐसा पाया कर्नाटक में लोगों की सोच बिल्कुल अलग अलग थी। एक सोच ये बनी हुई थी लोगों की कि जेसीबी, जे से मुराद जनता, जे से मुराद जनता दल, लोगों ने ऐसा कहा। सी से मुराद कांग्रेस, बी से मुराद बीजेपी, कहा कि हमें जेसीबी नहीं चाहिए। एक फिर लोगों की सोच थी, सिविल सोसाइटीज में जो लोग हैं ना, ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनकी ये सोच थी कि जेसीबी नहीं चाहिए, कि कोई और कुव्वत, कोई और एक फ्रंट हमें चाहिए जिस पर उनकी हिमायत हम कर सकें और हुकूमत को बदल सके। एक सोच ये थी लोगों की, और आंध्रा के अंदर भी ऐसी सोच आप पाएंगे। हर जगह हाल इस तरह का, लोग सोचते हैं कि फलां ठीक नहीं, फलां ठीक नहीं, फलां ठीक नहीं है, चलो इन सब कुछ छोड़ दे, चौथा कोई अच्छा आदमी को लाए, ऐसी सोच पैदा हो जाती है। कर्नाटक के अंदर भी लोगों की सोच ऐसी ही थी। दूसरा यह था कि पूरी तरह से कांग्रेस की हिमायत की जाए, मुकम्मल कांग्रेस की हिमायत की जाए, ताकि इस हुकूमत को बदल सके। लोगों की सिविल सोसाइटीज के अंदर ऐसी सोच रखने वाले भी अफराद मौजूद थे। एक सोच ये थी कि ये सारे की सारी पार्टियां ऐसे ही हैं, हम वोट ही नहीं देना चाहिए। एक सोच ये बनी इस तरह के लोगों की। लेकिन चंद जो अलग अलग तंजीमों के जिम्मेदारान थे, इनके साथ में ये हमारी कोशिश पिछले 8 महीने से नहीं, हम कह सकते हैं कि अभी मैं देख रहा था, पूरी तारीख निकाल के देख रहा था, पिछले 2 साल से अलग अलग मौके पर मुलाकातें, गुफ्तगू, तबादले ख्याल, हालात किस तरह के हैं, तंजीमें कैसे हैं, काम क्या करती हैं, उनके मसाइल क्या हैं, वो किस तरह का काम अंजाम देती हैं, कब वो एहतजाज करती हैं, कब उनकी मीटिंगें हुआ करती हैं, किस मसले पर वो फोकस करती हैं, क्या उनका प्रॉब्लम है, मसाइल उनके किस तरह के हैं, कैसा जहन उनका बना हुआ है, क्या वो सोचते इस तरह से, उनकी तंजीमें कुव्वत किस तरह की है, जमीनी हकायक से क्या वाकिफ है पूरी तरह से, उनका कोई कैडर भी है काम करने के लिए। पूरे कर्नाटक के अंदर चंद गिने चुने तंजीम हम कह सकते हैं इब्तिदाई तौर पर, इसका पूरा अहवाल क्या है उन्होंने देखा कि हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अलग अलग सोच रखने वाले लोगों के दरमियान रहे। आपको सुनकर के बहुत हैरत होगी कि मुसलसल कोशिश के बाद, मैं बाद में सुनाता हूं आपको, मुसलसल जो कोशिश हमारी होती रही, इससे लोगों की जहन साजी हुई। एक तरफ दलित अलग अलग हिस्सों में, टुकड़ों में बटे हुए हैं। दलित संघर्ष समिति के नाम पर कर्नाटक के अंदर 12 ग्रुप्स अलग अलग, हर ग्रुप का मसला एक ही है, लेकिन अलग ग्रुप है, अलग काम करना चाहते हैं, अलग पहचान बनाना चाहते हैं, अलग लीडरशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक काम तो यह था, इन सबको मुत्तहिद करने में कामयाबी मिली। और जाहिर बात है कि वो एक साथ बैठने के लिए कितना काम करना होगा, आप चूंकि सिविल सोसाइटी से आपका ताल्लुक कब अंदाजा कर सकते हैं, कितनी मेहनत करना पड़ेगा, सबको एक स्टेज पर लाना है। आपको मालूम होगा कि 6 दिसंबर 2022 को नेशनल कॉलेज ग्राउंड बेंगलुरु में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ। 50,000 से ज्यादा दलित अलग अलग ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले, ये सारे ग्रुप के लोग एक स्टेज पर थे। 50,000 से ज्यादा दलित वहां पर जमा हो गए और उन्होंने एक ही नारा दिया कि बीजेपी को हटाओ, एक ही नारा दिया। इसी तरह से आपको मालूम है कि किसान तंजीमें जो मुख्तलिफ मसाइल में घिरे हुए हैं, मुख्तलिफ मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं, उनको मुत्तहिद करने में अलग उनके 4 बड़े ग्रुप्स हैं, उनको एक स्टेज पर लाने के लिए, एक आवाज बनने के लिए। जाहिर बात है कि जब आप एक आवाज नहीं बनते तो फिर आपकी कुव्वत नहीं बनेगी। मसला चारों के एक ही है, अलग अलग मसला नहीं है, एक ही मसला है। 4 लोग 4 टाइम जाएंगे एहतजाज करने के लिए। अगर आप एक होकर के एक एहतजाज करते हैं तो बड़ी कुव्वत आपको मिलेगी।
वहां के जितने किसान तंजीमें थी हैं, उन सबको इकट्ठा करने में, जोड़ने में, एक साथ लाने में बड़ी कोशिश इन तंजीमों ने किया, अलग अलग ग्रुप्स ने किया, जो सोच से रखते थे कि आइंदा हमें किसी भी सूरत में बीजेपी इक़्तिदार से बेदखल कर देना है। उन्होंने काफी बड़े पैमाने पर कर्नाटक के अंदर के सारे किसान तंजीमों के जिम्मेदारों को जोड़ने में बहुत बड़ा रोल उन्होंने अदा किया। आप जरा सोचिए कि यहां अलग अलग ग्रुप्स भी हैं, लिंगायत है, वक्कलियास हैं, आर्या हैं, जैन, पारसी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ये सब ग्रुप्स अलग अलग, हर ग्रुप की सोच अलग। उनके जो ये बड़े ग्रुप हैं उनके अंदर जेली और ग्रुप्स कई इस तरह के सब कास्ट जिसे हम कहते हैं, अलग अलग ग्रुप एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जाहिर बात है कि काफी बड़े पैमाने पर इन लोगों के बीच में जाते रहे। हमारे दोस्त नूर श्रीधर साहब यहाँ है और हमारी बहन तारा जी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी बताएंगे आपको। ये सारे इन लोगों को जोड़ने में इन तंजीमों ने बड़े पैमाने पे काम किया। हम कह सकते हैं कि पिछले अगस्त से लेकर अब मई के महीने तक 8 या 9 महीने होते हैं, मुसलसल के लोग इस तरह के लोगों को जोड़ने के लिए काफी काम किया। और आपको मालूम होगा कि 3 पड़ाव हमने डाले कर्नाटक के अंदर। पहला पड़ाव यह था कि इन तमाम तंजीमों को जोड़े, हम मुत्तहिद करें, एक स्टेप पहला। हमारा दूसरा पड़ाव यह था कि कर्नाटक के अंदर सहबाळवे के नाम पर मिलजुल कर जिंदगी गुजारने का तरीका, सहबाळवे कहते कन्नड़ में, सहबाळवे के नाम पर पूरे कर्नाटक के अंदर कैंपेन चलाया जाए। या भाईचारा की बात हो, अमन की बात हो, शांति की बात हो, सौहार्द की बात हो, मिलजुल कर रहने की बात हो, एक दूसरे की इज्जत व एहतराम की बात हो, एक दूसरे की कदर करने की, एक दूसरे को मदद करने की बात हो, मिलजुल कर बैठने की बात हो, एक दूसरे के दुख को बांटने की बात हो। सहबाळवे के नाम पर आपको मालूम होगा कि हिजाब का जो मसला उठा था उडुपी से निकला, सही है, और पूरे कर्नाटक फिर मुल्क के अंदर और इंटरनेशनल मसला बन गया। लेकिन इन तंजीमों ने दूसरा जो पड़ाव डाला वो पूरे कर्नाटक के अंदर, वो सहबाळवे के नाम पर रियासत के पूरे अजला का दौरा किया, घोषणा दी। उससे पहले उडुपी के अंदर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की, उस एरिया में रहने वाले काफी बड़े लोगों, काफी बड़ी तादाद के लोगों तक, 5 लाख से ज्यादा लोगों तक अपने मैसेज को हमने पहुंचाया कि मिलजुल कर जिंदगी बसर करना है। एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, 10,000 से ज्यादा लोग उसमें शरीक रहे, डिफरेंट मजहब के लोग, फिक्र के लोग, तंजीमों के लोग, मजाहिब के लोग उस कॉन्फ्रेंस में शरीक रहे। और वहां से हमने अपने पैगाम का, जहां से निकला मसला वहां से पैगाम का आगाज किया और पूरे कर्नाटक के अंदर इसे फैलाने की कोशिश की। जा बजा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाकर तमाम मजाहिब के लोगों को हमने इकट्ठा किया और कहा कि आपको मिल बैठना चाहिए। मैं याद दिलाऊंगा, इस मौके पर 26 जनवरी जब आई तो हमने सहबाळवे के नाम पर लोगों से ये कहा कि आप मिलकर बैठी, सब तमाम मजाहब के लोग मिल बैठी, साथ में खाना खाइए, एक दूसरे से गुफ्तगू कीजिए, मसाइल क्या है वो गुफ्तगू कीजिए आप लोग। लेकिन पूरे कर्नाटक के अंदर एक दूसरा पड़ाव हमारा ये था कि सहबाळवे के नाम पर हमने इस काम को अंजाम दिया। दूसरे पड़ाव के अंदर एक बात ये भी थी कि ये हमारे मंसूबे का जो हिस्सा हम कैसे कहते हैं इसे, वो ये था कि कर्नाटक के 4 मुकामात को हमने सेलेक्ट किया। 4 मुकामात से हमने कारवान निकाले। कारवान फोकस किस पे किया हमने? फोकस हमने दलित, किसान, मजदूर और ओबीसी, पिछले तबकात के लोग, इनके मसाइल को हाईलाइट किया, इनके बारे में लिखा। 4 बड़े कारवान निकाले पूरे कर्नाटक से। एक कारवान निकला बागलकोट डिस्ट्रिक्ट से, एक और कारवान निकला एक और कुसनूर मुकाम से, एक और कारवान निकला मैंगलोर से, एक और कारवान निकला कोलार से। 4 जगह से निकाले।
और ये 8-10 दिन के कारवां निकालकर बेंगलुरु पहुंचे, पूरे पूरे कारवां, और ये जनवरी में हुए पूरे का, इसी साल के जनवरी के अंदर 11 जनवरी को पूरे कारवां एक साथ जमा हो गए। और इस दौरान में लोगों से खिताब, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ काम अंजाम दिए गए और पूरे डिस्ट्रिक्ट कवर करने की भरपूर कोशिश की गई कि हर जिले से हमारी आवाज बुलंद हो। नाइंसाफी जो हो रही है, हक तलफी जो हो रही है, फिरका परस्ती जो बढ़ रही है रियासत के अंदर, नाजेबा हरकतें जो इस तरह के लोग कर रहे हैं, हेट स्पीच के जरिए से नफरत फैलाने का जो काम ये लोग अंजाम दे रहे हैं, उसके सद्देबाब के तौर पर रियासत के कर्नाटक के 4 मकामात से कारवां निकाल करके हमारे अपने अंदाजे के मुताबिक, इसलिए कि उस मौके पर अखबारात ने बड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ में इस पैगाम को आम किया। मेन स्ट्रीम मीडिया, कन्नड़ा मीडिया, जो जिनका बहुत ज्यादा पॉपुलर है अखबारात, इन्होंने सुर्खियां बनाई इन कारवां के। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचा उस मौके पर। ये सब लोग शरीक थे, सारी तंजीमें जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि किसानों और दलितों के मसाइल को लेकर जब आप निकले हुए तो हम सब आपके साथ जुट जाएंगे। और इसके जरिए से भी ये सहबालवे के नाम पर पूरे कर्नाटक के अंदर एक माहौल बना कि हमें मिलजुल करके रहना है, नफरत की सियासत हमें नहीं चाहिए, हक और इंसाफ की बात हमें चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए। इस माहौल को बनाने के अंदर भी ये कारवां जो निकले पूरे कर्नाटक के अंदर, ये बहुत ही कामयाब कारवां हमारा गुजरे। मोहतरम भाइयों, उसके बाद जो असल हमारा था वो तीसरा पड़ाव, ये देवड़ू कर्नाटका के नाम पर हमने पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव। अब ये इसके अंदर कुल 112 तंजीमें जुट गए, 112 जिनका कैडर था पूरे कर्नाटक में, जिनके लोग बात सुनते थे। सारी मुस्लिम तंजीमें इसमें मुत्तहिद हो गई, 25 से ज्यादा मुस्लिम जमातें, तंजीमें, इन सबको इकट्ठा किया गया। और मैं अलग से कुछ मिल्लत के सिलसिले में कुछ बातें आपके सामने रखूंगा मैं। तो ये देवड़ू कर्नाटका के नाम पर 112 तंजीमों का इफाक बना पूरे कर्नाटक में। और 112 तंजीमों जुड़ने के बाद उसकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी, उसने एक मनसूबा तैयार किया कि अब आने वाले दिनों में 2 या 3 महीने हमारे पास बाकी हैं, ये 3 महीनों के अंदर किस तरह के कामों को हम लोग अंजाम देना चाहिए। उसमें से मैं चंद कामों का तस्करा आपके सामने करता हूं। पहली बात तो हमारे सामने चैलेंज था। एक तो यह कि उससे पहले मैं तस्करा आपके सामने करूं कि कर्नाटक के साबिका 3 इलेक्शन का हमने एनालिसिस किया कंप्लीट। 2004, 8, 13 और 18, ये इन इलेक्शन 8, 13 और 18, ये 3 इलेक्शन का हमने एनालिसिस किया पूरे स्टेट के अंदर क्या सूरत हाल है। और उसमें से हमें अंदाजा था कि 224 असेंबली हल्कों में से 224 असेंबली हल्कों में से सिर्फ 103 असेंबली हल्के ऐसे हैं जिस पर फोकस होना चाहिए। बाकी जो असेंबली हल्के हैं उसमें कोशिश न भी करें, बड़ी आसानी के साथ कांग्रेस के लिए चंद सीट, बीजेपी के लिए चंद सीट और जनता दल के लिए चंद सीट मिल सकते हैं। हमें वहां काम करने की जरूरत नहीं है। 103 असेंबली हल्कों को हमने फोकस किया। उसके लिए क्या किया, फुल टाइम अफराद को हमने मुकर्रर किया। तकरीबन 6 महीने से अलग अलग एरिया के अंदर हमावक्ती कारकुनान ने काम किया, उनके जिम्मे काम किए कि हमावक्ती कारकुनान के काम क्या है, मुतय्यन किए गए कि इन्हीं कामों का अंजाम देना होगा। 103 असेंबली हल्कों में इन लोगों को हमने लगा दिया। और आपको मालूम होगा कि कर्नाटक के 31 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑब्जर्वर्स को मुकर्रर किए गए, हर डिस्ट्रिक्ट में 3 उनके जिम्मे काम किए। आपका काम क्या होगा वो मुतय्यन किया गया कि आपका काम ये है, आपको ऑब्जर्वर बना दिया गया है, तो किस तरह के कामों को आपको अंजाम देना होगा। ये जो फोकस असेंबली हल्के थे 103, यहां जहां वोटर लिस्ट में नामों के एनरोलमेंट की बात थी तो वहीं हमने बूथ का इंतखाब किया। आपको मालूम होगा कि कर्नाटक के अंदर 200-250 बूथ होते हैं एक असेंबली हल्के में। हमने उनसे यह कहा कि कम से कम 50 बूथ को आप लाजिमन सेलेक्ट कीजिए
लाजिमन सेलेक्ट करना होगा आपको, उन 50 बूथ में ही 100 करके आपको काम करना होगा, उससे हट करके नहीं। हुआ ये कि इसमें से बास बूथ मुंतखब किए गए और उन बूथ पर नामों के एनरोलमेंट का काम हुआ। 103 असेंबली हल्कों में से 44 असेंबली हल्के ऐसे थे जहां नए एनरोलमेंट के लिए 1,60,000 नए नामों को एनरोल किया गया। 1,60,000 हमारे लोगों ने काम किया, ये मुसलसल जो लोग लगे हुए इस काम पर। और फिर इसी तरह से 1,818 बूथ सेलेक्ट किए गए। कैसे बूथ थे? यहां मुस्लिम, दलित और पिछड़े तबकात के लोग रहते हैं। मैं आपको रुक कर एक और बात कहूंगा, मैं ये वो बूथ थे जहां गुज़िश्ता इलेक्शन में, उससे पहले इलेक्शन के अंदर भी कम वोटिंग होने की वजह से भी बीजेपी बहुत कम मार्जिन के साथ विन हो गई थी। कम वोटिंग होने की वजह से भी कम मार्जिन के साथ बीजेपी विन हो गई थी। ऐसे मुकामात को भी हमने 103 के अंदर ऐसे मुकामात को भी सेलेक्ट हमने किया था। कितना पूरा अगर हम स्टडी करते हैं तो अंदाजा ये हो गया कि ये वो बूथ हैं जहां 60% से ज्यादा वोटिंग नहीं होती है। 40% लोग बिल्कुल वोट नहीं करते हैं। हमने स्टडी किया कि 40% कौन लोग हैं जो वोट नहीं करते। सुनकर हैरत होगी, आपके यहां भी होगा ऐसा ही। उसमें मैक्सिमम वोट नहीं करने वाले 4 टाइप के लोग थे। एक सबसे बड़ा मालदार आदमी, बड़ा मालदार आदमी वोट नहीं करता। 40% वोट नहीं करने वाले ये भी शामिल है। सबसे ज्यादा आला तालीम याफ्ता लोग वोट नहीं करते। क्यों ठहरे? धूप में क्यों ठहरे? वहां जाकर क्यों ठहरे? आला तालीम याफ्ता लोग वोट नहीं करते। मजदूर किस्म के लोग वोट नहीं करते। रातों रात पैसे देकर वोटर आईडी कार्ड लेकर के वो बेच देते हैं बड़ी आसानी के साथ। और चौथा ग्रुप आप है, खवातीन वोट नहीं करते। बड़ी तादाद में खवातीन वोट नहीं करते। आपको सुनकर हैरत होगी कि बड़ी तादाद में वोट नहीं करने वालों में मुसलमान खवातीन की तादाद ज्यादा है। लास्ट टाइम इलेक्शन में 56% मुसलमानों ने वोट किया था, 44% मुसलमानों ने वोट नहीं किया, और उसमें बड़ी तादाद मुस्लिम खवातीन की जिन्होंने वोट नहीं किया। और यहां पूरे के पूरे बीजेपी के कैंडिडेट विन हो गए थे। हमने फोकस किया, हमने ये कहा कि इस मर्तबा यहां पे कम से कम 20 से 25% मुसलमानों का वोट बढ़ना चाहिए, 20 से 25% बढ़ना चाहिए। और जितने हमारे दो जिम्मेदार यहां मौजूद हैं और लोग भी थे, हमने हर जगह यही बात की, अगर आप वोटिंग परसेंटेज आपका बढ़ाते हैं तो फिर हम पूरे यकीन के साथ कह देते हैं कि बीजेपी हार जाएगी। तो ये एनालिसिस पूरा कर्नाटक में हमने किया, बूथ लेवल पे मुंतखब हमने किया, असेंबली हल्कों को मुकर्रर हमने किया, हमावक्ती कारकुनान को हमने काम पे लगा दिया, ऑब्जर्वर्स को हमने मुकर्रर कर दिया। और एक अहम बात यह है कि 103 असेंबली हल्कों में भी 100 ऐसे लोगों की फहरिस्त हमने बनाई जो समाज पर असर रखते हैं, जिनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन समाज में भले आदमी, अच्छे आदमी के नाम पर उनकी पहचान बनती है। 100 लोगों की फहरिस्त हमने की, ताकि कैंपेन का जब आगाज हो जाए तो इन लोगों से मुलाकात करके अगर उनके पास 2-4 वोट भी हैं, उनके कहने की वजह से 10 वोट भी अगर मुंतकिल हो जाते हैं, 10 वोट मुंतकिल हो जाते हैं एक आदमी के कहने की वजह से, तो ऐसे लोगों को हमने सेलेक्ट किया 103 असेंबली हल्कों में। अब मैं ये देवू कर्नाटका की जो आखिरी पड़ाव है ना, उससे पहले हमने मनसूबा बनाया, सारी बातें हो गई। देवू कर्नाटका ने जो काम किया है, मैं कुछ मुख्तसर आपके सामने कुछ बातें रख देता हूं। एक तो इस काम के लिए रियासत भरे हमने 250 वर्कशॉप किए, 250 वर्कशॉप समझाने के लिए कारकुनान को, अफराद को, वॉलंटियर्स को, जो काम करना चाहते हैं, दिलचस्पी जिनको है, बीजेपी को हराना चाहते हैं। और एक बात बोलूं आपको दरमियान में, वो ये था कि हमने पूरे कर्नाटक के अंदर जो नैरेटिव बनाया वो ये था, जो बीजेपी को हरा सकता है, जो बीजेपी को हरा सकता है, किसी पार्टी से उसका ताल्लुक क्यों ना हो, उसे हम वोट करेंगे। जो बीजेपी को हराएगा उसके लिए क्या किया हमने, 250 वर्कशॉप पूरे
कर्नाटक में। अहम शख्सियत से मुलाकात करने के लिए हमसे कहा, फिरका परस्ती के खिलाफ वोट देने के लिए अफराद को हमने तैयार किया इस समय, और बीजेपी के उम्मीदवार को हराने के लिए जो मजबूत उम्मीदवार हो सकता है उसी के हक में हम वोट इस्तेमाल करेंगे। हमने पार्टी कैसे करनी है किसी पार्टी का। और एक बात बताऊं कि पूरे कर्नाटक में 192 टीम से हमारे काम किए, 224 असेंबली हाउसों में, और हर टीम के अंदर कम से कम 15 लोग जिन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों से मुलाकातें की और जहन साजी के लिए काम किया। और आपको मालूम होगा कि बात आई हमारे बीच में कि हमारे पास लोगों को हमने वॉलंटियर का काम अंजाम देने के लिए बाकायदा नाम रजिस्टर करने के लिए कहा। 2300 नाम रजिस्टर्ड हुए, लेकिन 5000 से ज्यादा कारकुनान मुसलसल वो इस काम के अंदर वो लगे रहे। एक और काम मैं आपको बताऊं कि पहली मर्तबा येद्दूरू कर्नाटका ने ईदना.com के नाम पर एक मीडिया, बहुत ही पावरफुल मीडिया, सिविल सोसाइटी से मिल करके आगाज किया है कर्नाटक में। 41,000 घरों को विजिट करके लोगों की नब्ज पहचानने का काम किया। 41,000 घर पूरे कर्नाटक में असेंबली हल्कों के अंदर जाकर उनका जहन क्या है और आइंदा वो किसको वोट देना चाहते हैं, कौन सा मजबूत उम्मीदवार है और बीजेपी के बारे में उनका ख्यालात क्या है वगैरह। तो ये सबसे बड़ा सर्वे था पूरे कर्नाटक में। और हमें ये बात में बताते हुए खुशी होती है कि ईदना.com की जानिब से जो सर्वे हुआ येद्दूरू कर्नाटक की निगरानी में 100% रिजल्ट हमारा सही निकला। 100% में बात करें, उतना बारीकी के साथ में इन्होंने पूरे कर्नाटक का सर्वे करवाया हमने, और हालात कहां कहां कमजोर हैं उसकी निशानदेही की, उसे पूरा कैसे किया जा सकता है उसके लिए हमने काम किया। और आपको मालूम होगा कि बीजेपी के नाकामियों को लेकर के पूरे कैंपेन के दौरान में 1000 पोस्टर बना दिए गए, 1000 पोस्टर्स मुख्तलिफ मौकों पर शेयर किया गया। और आपको मालूम होगा कि बीजेपी हैरान है इलेक्शन के बाद में कि ये लोग इतना अंदरूनी तौर पर इस तरह के पोस्टर कैसे बनाए जो लोगों के जहनों को बदल दिया। 100 वीडियो हमने बनाए मुख्तलिफ लोगों के अलग अलग मौकों पर जहन साजी के लिए, मुख्तलिफ ग्रुप से हमने रिकॉर्डिंग की उनके गुफ्तगू को, और बाज़ एक एल्बम भी तारीख के हवाले से बीजेपी ने कोशिश की इलेक्शन के करीब करीब के कम्युनिटीज के दरमियान में इंतशार का बाइस बने और उससे फायदा उठाया जा सके। लेकिन हमारा जो मीडिया सेल था इतना अलर्ट और इतना चौकन्ना कि उस तरह के जवाब तो उन्होंने तारीख के हवाले से दिए जिससे लोगों के जहनों को बदलने का मौका मिला। आपको मालूम होगा कि पूरे कर्नाटक में 10 लाख से ज्यादा लिटरेचर हमने फैला दिया करनी जुबान में, अंग्रेजी और उर्दू में, मुख्तलिफ जुबानों के अंदर। बीजेपी के नाकामियों की हमने एक मुकम्मल फेरिस्त मुरतब किया उसके अंदर, पूरी फेरिस्त कि 4 साल के अरसे में उसके क्या नाकामियां हैं, उन्होंने वादा क्या किया था, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया। 10 लाख से ज्यादा लिटरेचर पूरे कर्नाटक के अंदर हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, मुख्तलिफ तंजीमें और जमाती अफराद हैं, इन्होंने मिल करके इस काम को अंजाम दिया। भाइयों, एक और काम जो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा,